हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पेपर आपका हो चुका है। सीबीएसई वाले बच्चों का पेपर हो चुका है और आईएससी बोर्ड का पेपर चल रहा है। एंड आई मेक प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू कि जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं एवरीथिंग विल बी विद इन द दीज लेक्चर्स। तो मैंने सेट 2 का बेटा पेपर हमारे पास आ चुका है और चलिए इसको डिस्कस करते हैं और ये चेक करते हैं। लेक्चर्स तो वीडियो लेक्चर्स आपके जो है यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। यू ऑल कैन चेक कि जितने भी रिवीजन क्लासेस हुई हैं, रे ऑप्टिक्स का रिवीजन कंप्लीट हुआ, मैग्नेट एक बहुत बड़ा यूनिट था उसका रिवीजन कंप्लीट हुआ, फिर एटम, न्यूक्लियस, इन सारे चैप्टर्स के हम लोगों ने रिवीजन कंप्लीट किया अलॉन्ग विद डाउट डिस्कशन। तो सेक्शन ए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी रिवीजन क्लासेस से बाहर के थे। ठीक है, चलिए सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आप देख सकते हैं। अगेन आई रिपीट कि आई हैव ए पेपर ऑफ सेट 2। सेट 2 का डिस्कशन हो रहा है। सेक्शन ए, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। बेटा जब हम लोगों ने EMW वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पर डिस्कशन किया था तो आई टोल्ड यू कि इन दिस चैप्टर यू हैव ए वेरी स्पेसिफिक चॉइस। बस इनको आप देखिए, यही क्वेश्चन आते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो हमें क्या बताता है। फर्स्ट ऑप्शन है दैट विल बी 1, सेकेंड इज 1/c, थर्ड इज c एंड फोर्थ इज 1/c²। मुझे लगता है कि हर एक बच्चे ने इसमें सही आंसर टिक लगाया होगा। स्पीड ऑफ लाइट सेक्शन ए है आपका, ये सेट 2 है, सीबीएसई पेपर है एंड टुडे इज 6 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन विल बी थर्ड, क्योंकि हम लोगों ने इसको लर्न किया होगा, इतने बार ये पूछा जाता है। तो फाइनली जब हम एग्जाम में जाते हैं तो वी हैव कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन लाइक दिस। तो स्पीड ऑफ लाइट दैट इज c इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड और एक रिजल्ट और आता है 1/√μ0 तो ये E/B का जो रेशियो है वो स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है और इसलिए इस फर्स्ट वाली प्रॉब्लम का कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप जाइए और देखिए रिवीजन क्लासेस में कितना मैंने आपसे जो है बार बार आपको नॉक किया है, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, इनके क्वेश्चंस। एंड आई टोल्ड यू कि व्हेन इन फार्मूला 1/λ इज इक्वल टू r z² ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 और n2 शुड बी क्लोज। n1 n2 कैसे होने चाहिए, बहुत क्लोज होने चाहिए। जितना वो क्लोज होंगे उतना ही वेवलेंथ हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और n1 की वैल्यू फिक्स होती है, इफ यू put the value of n2 is equal to infinity then we get minimum wavelength, बताया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। Specify the transition of electron in the wavelength of a line in a Bohr model of hydrogen atom which gave rise to the spectral line of the highest wavelength। कीवर्ड है यहाँ पर highest wavelength। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में highest wavelength पूछा गया है, सेकेंड नंबर में पूछा गया है हाईएस्ट वेवलेंथ और ऑप्शन है कि अगर ट्रांजिशन 3 से 1 होगा तो क्या हाईएस्ट वेवलेंथ होगा, पहला ऑप्शन ये है। तो देखो जरा n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 3 लेने के लिए आपसे कहा गया तो कितना डिफरेंस है भाई, यहाँ पर डिफरेंस 2 का है। सेकेंड ऑप्शन है अगर n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन होगा, यहाँ पर n1 की वैल्यू छोटी वाली होती है, स्मॉल वैल्यू इज n1 एंड बिगर वैल्यू इज n2 और n2 की वैल्यू यहाँ पर 3 है। बेटा देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। जहां डिफरेंस सबसे कम होगा वहां पर वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा।
एंड थर्ड ऑप्शन है 4 1। तो यहां पर आप देखिए n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू 4 है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 3 का आएगा। एंड द लास्ट वन n1 4 है और n2 2 है, तो 4 से 2, तो n1 इज इक्वल टू छोटी वैल्यू, n2 इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे डिफरेंस 2 है। सबसे कम डिफरेंस जहां पर होता है दैट गिव्स अ मैक्सिमम वेवलेंथ। आप देख सकते हैं कि सबसे कम वेवलेंथ किसमें है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, और इसलिए इस प्रॉब्लम का सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड मींस बी। ओके, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखे और ये दोनों क्वेश्चन हम अपने रिवीजन वीडियो लेक्चर्स में भी देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज नंबर 3, वर्ल्ड फेमस प्रॉब्लम है। A ray of monochromatic light propagating in air is incident on the surface of the water. Air से आ रही है और water में जा रही है. Which of the following will be same for the reflected and refracted rays? पहला ऑप्शन है एनर्जी कैरियर, दूसरा ऑप्शन है स्पीड, थर्ड है आपका फ्रीक्वेंसी और लास्ट है वेवलेंथ। तो बच्चों हमने आपको बता रखा है, क्या बताया है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट ट्रेवल करती है जब वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम, तो आपको मैंने बताया है वासिफ भी करके कॉन्सेप्ट ये जो है बनाया है हमने, जिससे कि आपको आसानी से ये याद हो जाए। वासिफ भी W फॉर वेवलेंथ बदल जाता है, A फॉर एम्पलीट्यूड बदल जाता है, S फॉर स्पीड बदल जाता है, I फॉर इंटेंसिटी भी चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी और फेज नहीं चेंज होते हैं। ये बात हो गई रिफ्रैक्शन की, जब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। नाउ यू ऑल नो कि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता और फेज चेंज नहीं होता, ये दो पैरामीटर्स हैं जो चेंज नहीं होते। और रिफ्लेक्शन में आपको पता है कि रिफ्लेक्शन की जब बात आती है, रिफ्लेक्शन तो स्पीड चेंज नहीं होता, यानी कि W फॉर वेवलेंथ चेंज नहीं होता, एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन में चेंज होता है, स्पीड जो है चेंज नहीं होता है, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन में चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्शन में चेंज नहीं होता और फेज रिफ्लेक्शन में चेंज होता है इन पर्टिकुलर केसेस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में ऐसी कौन सी कॉमन चीज है जो चेंज नहीं होगी। तो व्हेन यू सी द क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेम, मतलब दोनों में सेम रहेगी फॉर द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज। तो फ्रीक्वेंसी वो टर्म है जो कि दोनों में नहीं चेंज होगी। स्पीड रिफ्रैक्शन में चेंज होगी ना, इसलिए रिफ्लेक्शन में तो चेंज नहीं होगी लेकिन रिफ्रैक्शन में चेंज होगी, एंड दैट इज व्हाई स्पीड आंसर नहीं होगा। एनर्जी बेटा दोनों में ही चेंज होती है, रिफ्लेक्शन में भी चेंज होती है, रिफ्रैक्शन में भी चेंज होती है। स्पीड रिफ्लेक्शन में चेंज नहीं होती है लेकिन रिफ्रैक्शन में चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी दोनों में चेंज नहीं होती है और वेवलेंथ रिफ्रैक्शन में चेंज होती है, रिफ्लेक्शन में चेंज नहीं होती है, एंड दैट इज व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3 आंसर विल बी ऑप्शन विल बी थर्ड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question number 4. The formation of depletion region in a p-n junction diode is due to first option है movement of the dopant atoms, second है diffusion of both electron and holes, और third है drift of electrons only, और last है drift of holes only। बेटा हम लोगों ने सीखा है कि डिप्लीशन रीजन जो तैयार होता है when the depletion layer form then it is due to the combination of holes and electrons, जहां पर आपकी डिफ्यूजन करंट बना करती थी, याद है ना। तो यहां पर ऑप्शंस आर गिवन। पहला है कि जो डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन फॉर्मेशन और डिप्लीशन रीजन है वो डोपेंट एटम्स के मूवमेंट से बनता है, तो यू ऑल नो कि डोपेंट एटम्स तो मूव नहीं करते। सेकेंड है डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो डिप्लीशन रीजन में जो होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइंड करते थे उसी को हम लोग क्या कहते थे, डिफ्यूजन।
एंड करस्पॉन्डिंग करंट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन करंट। तो ऑप्शन मिल गया। थर्ड है ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ओनली, मीनिंगलेस है बिकॉज पीएन जंक्शन डायोड में जो ड्रिफ्टिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की होती है, लेकिन इससे जो रिजल्ट आता है वो ड्रिफ्टिंग करंट आता है। मेजॉरिटी में भी करंट रहती है और माइनॉरिटी में भी करंट्स मिलती है ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होल से। और लास्ट है ड्रिफ्ट ऑफ होल्स ओनली। तो बेटा फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ड्रिफ्टिंग होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की होती है एंड फोर्थ ऑप्शन ओनली सपोर्टिंग द होल्स एंड दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग। थर्ड भी नहीं हो सकता बिकॉज इट इज सपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स ओनली एंड दैट इज व्हाई ये आपका थर्ड भी नहीं होगा। अब फर्स्ट में मूवमेंट ऑफ डोपेंट एटम्स मीनिंगलेस है, बहुत सिंपल से ऑप्शंस बनाए गए, कोई कंफ्यूजन नहीं है एंड दैट इज व्हाई वी गो फॉर द सेकंड ऑप्शन। तो जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है उसके लिए हम लोग ऑप्शन टिक लगाएंगे सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन इज सेकंड। नाउ वी विल मूव क्वेश्चन नंबर 5। An isolated point charge particles produces an electric field capital E at a point 3 meter away from it. Okay. The distance of the point at which the field is E by 4. बच्चों क्या है इसमें? पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी ऑल नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए पोजीशन डिपेंडेंट और यहाँ पर पोजीशन ही तो पूछी गई है। तो क्या फार्मूला होता है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के लिए? पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू का फार्मूला है Q अपॉन R स्क्वायर। तो E एंड पोजीशंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल लाइक दिस। तो E1 by E2 इज इक्वल टू R2 by R1 का स्क्वायर। E1 पहले कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्वेश्चन नंबर 5 में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E। उस समय जो पोजीशन है क्वेश्चन में कितनी है? एंड दैट इज 3। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है क्वेश्चन में? E by 4। तो नई पोजीशन आपसे पूछी है से R या R डैश जो भी एज्यूम करना चाहे, तो रिजल्ट विल बी 4 by 1 इधर R डैश का स्क्वायर by 9। तो R डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो R डैश विल बी 6 प्लस माइनस 6 भी आप लिख सकते हैं, बट द ऑप्शंस जो गिवन है उनमें प्लस माइनस का कोई रूल नहीं है वहां पर। तो यू ऑल कैन सी फर्स्ट ऑप्शन 2 है, सेकंड आपका 3 है, थर्ड ऑप्शन 4 मीटर है एंड लास्ट ऑप्शन 6 मीटर है एंड दैट इज व्हाई आंसर विल बी फोर्थ। ऑप्शन विल बी फोर्थ। ओके, बहुत आसान से अभी तक तो क्वेश्चन है। अभी मैंने भी पूरा पेपर नहीं देखा है, जैसे जैसे डिस्कशन करता जाऊंगा पेपर देखता जाऊंगा, बट टिल नाउ वेरी सिंपल पेपर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। The curve of a binding energy per nucleon as a function of atomic mass number has a sharp peak for the helium nucleus. This implies that helium nucleus is। बच्चों रिवीजन क्लासेस में बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर बात हुई थी, कैसे बनाते हैं वो बात हुई थी। अपने इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व में ओवरऑल देखें तो टॉप जो है देयर आर 4 टॉप पॉइंट्स एंड 3 बॉटम पॉइंट्स, वो पूरा सीखा था। तो जो ये शार्प पॉइंट है वो क्या बताता है? पहला ऑप्शन है कि वो ये बताता है कि वो रेडियो एक्टिव है। यू ऑल नो कि रेडियो एक्टिव जो होते हैं उनके मास नंबर बहुत ही हैवी, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो तो जो है उस तरफ, यानी जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व आप बनाते हैं इस तरीके से जो बनता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, तो इस तरफ जो आपके हैवी मास नंबर वाले जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपके रेडियो एक्टिव होते हैं। दैट इज रॉन्ग कि रेडियो एक्टिव होगा। अनस्टेबल, इजिली फिजनेबल, मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट्स नेबर्स। तो यही बात सही होगी। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपको पता होगा बाइंडिंग एनर्जी कर्व में ये 1s2 1s3, और उसके बाद में हम लोगों ने इसको तैयार कैसे किया था याद होगा, हाहा हीली कन्नो फीयू इस तरीके से तैयार किया था। तो हाहा में आ गया था H और H, हीली में He फिर Li। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बात कर रहा है किसकी? यहाँ पर बात कर रहा है हीलियम की। तो ये जो पीक पॉइंट है वो ये बता रहा है कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो रिलेटिवली जो उसके आपके एडजेसेंट जो आपके न्यूक्लियस हैं उनसे कैसी है, ज्यादा है। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है वो कैसा होता है? स्टेबल होता है। एंड दैट इज व्हाई फर्स्ट ऑप्शन रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव मीनिंगलेस है। अनस्टेबल, अनस्टेबल क्या है?
अनस्टेबल का मतलब हो गया कि अगर बाइंडिंग एनर्जी कम है तो वो अनस्टेबल है, और बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो कैसा स्टेबल है, अनस्टेबल हो सकता है। मतलब इस पर आपको जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अनस्टेबल क्या हो सकता है। इजली फिजनेबल, इजली फिजनेबल आपको पता है कि यहां पर जो आपके न्यूक्लियस होते हैं इस जोन से इस तरफ, वो सारे के सारे जो है वो फ्यूजन रिएक्शन में काम करते हैं, ना कि फिजन में। तो ये तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया। और मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट्स नेबर्स, तो ये जो है वो ये कह रहा है कि अपने जस्ट नेबर यानी कि एडजेसेंट न्यूक्लियस से ज्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली। तो बेटा इस एक ऑप्शन है अनस्टेबल और दूसरा ऑप्शन है ये फोर्थ वाला। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करिए भाई, उसमें जो टॉप पॉइंट है, जो पीक पॉइंट है, क्यों है? क्योंकि वो अदर के कंपेयर में उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसी है, ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाई आंसर विल बी 4, 6 का फोर्थ ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन विल बी 4। अभी तक के डिस्कशन में ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना था, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में भी दिमाग जाता है, कैसे उसको स्किप करेंगे? क्योंकि बेटा अनस्टेबिलिटी का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी कम होना, और ये जो हीलियम है अपने नेबर्स के अगर देखा जाए रिलेटिव तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसी है, ज्यादा। तो अनस्टेबिलिटी वाली बात तो गलत होनी चाहिए ना, एंड दैट इज बाय फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। A steady current of 8 milliampere flows through the wire. The number of electrons passing through the cross section of the wire in 10 seconds each. क्या आसान सा क्वेश्चन है। When we have a chapter electric current, I told you all the formulas to calculate the electric currents. ऐसी है तो करंट कैसे निकालेंगे, ये सिचुएशन करंट कैसे निकालेंगे। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें करंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैंने आपको बहुत सारे फार्मूले बता रखे थे। अगर चार्ज साइकिल यानी कि यूसीएम में है तो करंट कैसे निकलेगा, बहुत सारे फार्मूले थे। I is equal to A V D यानी I is equal to NE by T, सब बातें आपको बताई थी। यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन सपोर्ट कर रहा है, आपको करंट दे रखी है, आपको टाइम दे रखा है, सिंपली यू एंड वी वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको पता होना चाहिए I is equal to NE by T। यार इस वाले केस के बारे में तो तब सोचते हैं ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं। तो हियर करंट इज 8 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर विल बी -3 एम्पियर, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 माइनस का 90, एंड टाइम इज 10 सेकेंड, तो n विल बी 8 into 10 की पावर -3 अपॉन में 1.6 माइनस का 20। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 into 10 to the power 17 इलेक्ट्रॉन। नाउ यू ऑल कैन चेक द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन, हाँ सेकंड ऑप्शन है, तो 7 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ओके, नाउ यू ऑल कैन चेक ऑल द ऑप्शंस एंड यू विल गेट ऑप्शन नंबर सेकंड। चलते हैं बेटा 8 नंबर क्वेश्चन में। which of the following elements will require the highest energy to take out an electron from them? Pb, Ge, germanium means, C for carbon and S5 silicon. Which one of the following elements will require the highest energy to take out the electron from it? तो किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो अभी तक हम लोगों ने जब डिस्कशन किया है 1 to क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंच चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मतलब थोड़ा सोचना है। और जो ये बेटा 8 नंबर क्वेश्चन है दैट इज आल्सो द लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा जो आपके एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं
आप इस क्वेश्चन में ये बड़ा मुश्किल है कहना कि फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या फिर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू तो सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्चुअली केमिस्ट्री ज़्यादा है, आप समझ पा रहे होंगे। तो ऑल द एलिमेंट जो आपका ये Pb है और जो आपका Ge जर्मेनियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है, तो बेटा ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और आपको ये पता है कि अगर हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, कम होती है, और जो ग्रुप में सबसे ऊपर होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। इन सब में जो है कार्बन जो है टॉप पर रहेगा, एंड दैट इज वाई सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसके लिए होगी, कार्बन के लिए होगी। और इसलिए 8 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद केमिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि ग्रुप्स की बातें आप सबने किया ही होगा फिजिक्स में, तो आपने इस क्वेश्चन को एज ए केमिस्ट्री अगर डील किया हुआ है तो डेफिनेटली सभी बच्चों ने किया होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो मेरे लिए टिपिकल है, क्योंकि ग्रुप्स की बातें रखना और ये सब चीज़ें काउंट करना या फिजिक्स में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इतना मुझे भी पता है और इसलिए जो है इस क्वेश्चन को हम कर पा रहे हैं। तो 8th नंबर क्वेश्चन के बाद चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन में। देखें भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 9। A conductor of 10 ohm is connected across 6 volt ideal source. Ideal source का मतलब होता है internal resistance 0. The power supplied by the source to the conductor. क्या बात है, क्या हो गया भाई इन लोगों को, इतने आसान से क्वेश्चन दे रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में पावर पूछा गया है, वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया गया है, तो P इज इक्वल टू क्या, V स्क्वायर भैया। बेटा वोल्टेज कितना है, 6 है, 6 into 6, R कितना है, 10 है, 36 upon 10, 3.6 watt. Now you all can check the option. Option C is correct. Okay. Again I am repeating. सेक्शन A 1 से लेकर के 9 तक की जर्नी में जो क्वेश्चन हमें अभी तक मिले हैं उसमें केवल 2 क्वेश्चन ऐसे जो थोड़ा सा आप वहाँ पर हो सकता है कि स्ट्रगल किया हो आपने, लेकिन अगर आपने माइंड सेटअप फोकस अपना अच्छा रखा है और अच्छे से उस क्वेश्चन पे टाइम दिया हुआ है, देना भी चाहिए, तो डेफिनेटली आपने क्वेश्चन सही किया होगा। चलते हैं 9 के बाद 10th नंबर में। इन एन एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, यानी कि नंबर ऑफ होल्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 में नंबर ऑफ होल्स यानी कि NH इज इक्वल टू है बेटा 4 into 10 to the power 20 per meter cube। पर मीटर क्यूब मैं लिख नहीं रहा हूं। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स इज 1.2 10 to the power 15 per meter cube। इंट्रिंसिक कैरियर बेटा Ni, यू ऑल कैन चेक द वीडियो लेक्चर्स। कितना जो है बार बार पिंच किया है आपको, इस पर न्यूमेरिकल हो सकता है, इस पर न्यूमेरिकल हो सकता है। तो Ni की वैल्यू है बेटा 1.2 10 to the power 15, और पूछा है नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Ne पूछा गया है। तो क्या सीखा था, Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne into NH। Ne की वैल्यू हो जाएगी Ni स्क्वायर अपॉन में NH। Ni की वैल्यू है 1.2 10 to the power 15, 1.2 10 to the power 15 होल अपॉन NH की वैल्यू है 4 10 to the power 20, 4 3 0.3, ये हो जाएगा 0.36, और ये 10 to the power ऊपर रहा 30, नीचे 20 तो रह गया 10। तो ऑप्शंस मिलाने के लिए मुझे 3.6 लेना है, 3.6 10 to the power यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। नाउ यू ऑल कैन चेक, ऑप्शन सी होगा। और ये कोई बहुत पहले की बातें नहीं है, कंटिन्यूअसली रिवीजन इज गोइंग ऑन, और लगातार जो रिवीजन हो रहा था, जब फ्री स्टाइल रिवीजन हो रहा था, यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, उसी में जब आप देखेंगे तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11, a cell of EMF capital E is connected across an external resistance capital R. When the current I is drawn from the cell, the potential difference across the electrodes of the cell drops to V. The internal resistance small r of the cell. जो ऑप्शंस गिवन उसमें फर्स्ट ऑप्शन में वही सारे टर्म्स हैं जो दिए गए। देखो हमें क्वेश्चन में सेल का ईएमएफ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सेल का ईएमएफ दिया गया है, ये सेल का ईएमएफ है। करंट जो है सर्किट में जो ड्रॉ हो रही है वो सप्लाई करंट आई, और पोटेंशियल जो ड्रॉप है इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल पर वो कैपिटल V है, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, और रेजिस्टेंस कैपिटल R है सर्किट में एक्सटर्नल है, इंटरनल पूछा गया है। तो I इज इक्वल टू होता है E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, स्मॉल r पूछा है तो ये आ जाएगा E बाई I, स्मॉल r की वैल्यू हो गई E अपॉन I माइनस का कैपिटल R। अब अगर ऑप्शन को चेक करें तो ऑप्शन की मैचिंग के लिए थोड़ा सा कन्वर्ट करिए, ओनली थर्ड ऑप्शन हैविंग द करंट, आप देखें थर्ड ऑप्शन में केवल करंट वाला पैरामीटर है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो अगर हम I को हटा लें, आपको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है I है, तो I इज इक्वल टू V बाई R, यहां से आ जाएगा E और V बाई R माइनस का R विल बी कॉमन, रिजल्ट विल बी E माइनस V अपॉन V। नाउ यू ऑल कैन चेक E माइनस V अपॉन V इनटू R, तो आंसर विल बी 4, फोर्थ ऑप्शन होगा बेटा इसका। ठीक है, कितना सिंपल पेपर है, अभी तक तो बेटा पेपर बहुत आसान है, एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे भी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। Photons of wavelength 663 nanometer is incident on the metal surface. The work functions of the metal is 1.50 electron volt. The maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons is, क्या बात है भाई, आपको वर्क फंक्शन दिया गया है, आपको वेवलेंथ दिया गया है और आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, लेकिन ऑल द ऑप्शंस आर गिवन इन जूल। बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आइंस्टाइन का इक्वेशन हो, 12th नंबर में आइंस्टाइन की इक्वेशन आ रही है, hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस का काइनेटिक एनर्जी, और ये hc बाई लैम्डा कैसे निकलेगा, hc by lambda, hc is 12375 and lambda will be in angstrom, so 663 क्योंकि lambda is 663 nanometer, तो convert this nanometer into angstrom, तो ये आपका 0 और आ जाएगा। यहां से आपको ये टर्म निकल आया hc by lambda, सॉल्व करिए देखिए कितना आएगा जल्दी से। तो बेटा 12 नंबर क्वेश्चन में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ रहा है 1.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पूरा सॉल्व करने का। ठीक है, और आपको पता है कि इस रिजल्ट से जो वैल्यू मिलती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलती है, तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 1.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन दिया गया 1.50, वर्क फंक्शन आपका गिवन है 1.50, ठीक 1.50। तो सॉल्व किया जाए, देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है। तो 1.87 1.50 7853.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई है, बट ऑल द ऑप्शंस आर इन जूल, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दीजिए 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19, 16 7 जा 112, 16 3 जा 48, तो 819415, ये आ गया 59, ये 0.592 10 टू द पावर माइनस का 19, रिजल्ट विल बी 5.92 10 टू द पावर माइनस का 20 जूल। ऑप्शन जब आप चेक करेंगे तो इसके क्लोज में जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ठीक है।
ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 13, beams of electron and protons move parallel to each other in the same direction only। तो ये अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ऑल आर सेम डायरेक्शन, तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो वी कंसीडर कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अपवर्ड and protons are also moving upward because they are parallel and also in same direction। तो बेटा इलेक्ट्रॉन से जो करंट होगी, अगर मैं उसको लिखूं I इलेक्ट्रॉन, वो तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो होगी, और प्रोटॉन से जो करंट होगी वो कैसी होगी, वो टुवर्ड द प्रोटॉन होगी, I प्रोटॉन। तो ओवरऑल आप देखो इनसे जो इक्विवेलेंस करंट है, इनसे जो इक्विवेलेंस करंट है, These currents are in opposite direction। तो जब पैरेलल में सेम डायरेक्शन होता है तो अट्रैक्शन होता है, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तो व्हाट विल बी द ऑप्शन, मींस सेकेंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है अट्रैक्ट विद ईच अदर, रिपल ईच अदर, neither attract nor repel। Force of attraction of repulsion depends upon the speed of the beam। तो ये force of attraction and repulsion currents पे भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। ओके, सेकेंड ऑप्शन है 13। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखते हैं। A ray of light of wavelength 600 nanometer propagates from air into the medium if its wavelength in medium becomes 400 nanometer। the refractive index of the medium is। light air से आ रही है, मीडियम में जा रही है, coming from the air enters into the medium। तो बेटा एयर आपका मीडियम 1 बन गया और ये मीडियम आपका मीडियम 2 बन गया। एयर में जो वेवलेंथ है दैट इज 600 नैनोमीटर, लैम्डा 1 600 नैनोमीटर, लैम्डा 2 is 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर। क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का पूछा गया है, तो एयर मीडियम 1 है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 विल बी 1, μ2 विल बी पता नहीं, यही तो निकालना है। रिजल्ट विल बी μ2 by μ1 is equal to लैम्डा 1 by लैम्डा 2। μ2 हमें निकालना है, μ2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ1 1 है, लैम्डा 1 600 400 बोथ आर इन नैनोमीटर, तो 3 and 2 यानी कि 1.5। सो ऑप्शन विल बी बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन होगा भाई 14 का, 14 का सेकंड होगा। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A long straight wire of radius small a carries a steady current I। okay, the current is uniformly distributed across its area of cross section। the ratio of magnitude of a magnetic field B1 at a by 2 and B2 at distance 2a। तो यहाँ पर आपके पास जो आपका वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो है वो सिलिंड्रिकल है। एम्पियर सेकेंड लॉ के एप्लीकेशन पर बेस्ड है क्वेश्चन। ये अगर हमारे पास में सिलिंड्रिकल वायर है तो बी इन का फार्मूला है इस क्वेश्चन में, इस वायर की जो रेडियस है वो a है, तो B1 जो है मैग्नेटिक फील्ड है a by 2 पर, यानी इन का केस है, और B2 है मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2 है, यानी कि ये आउट का केस है। तो B इन का केस है, ये आउटसाइड का केस है। क्या रिजल्ट्स थे हमारे पास, आउटसाइड के केस में फार्मूला था B आउटसाइड था μ0/4 pi 2 I by small r। small r is a distance from the axis of a cylinder। B सरफेस का बेटा फार्मूला क्या था, μ0/4 pi 2 I by कैपिटल R, और B इन का फार्मूला था μ0/4 pi 2 I
स्मॉल आर बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इन के केस में चलते हैं, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i और r for radius, that is small a, and small r is a distance from the axis and here it is a by 2। तो यहाँ पे r स्क्वायर है और ये a by 2, ये d इन आ गया। d आउट का केस अप्लाई करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आउट के केस में फार्मूला ये है 2i बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर यहाँ पर कितना है 2 है। b1 जो है वो a बाई 2 पर है और b2 है 2a पर, एट ए डिस्टेंस 2a। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, देखिए रिजल्ट क्या आता है। तो यहां से आ जाएगा b1 अपॉन b2 म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई कैंसिल, 2i कैंसिल, ऊपर आएगा a बाई 2a स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 1 बाई 2a। तो यहां से a से a कैंसिल आ जाएगा, ये बन जाएगा 2a, 1:1 आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन जरा चेक करें, सेकेंड ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर था ये 50, सेकेंड ऑप्शन 1:1। कैलकुलेशन देख लो, 1 बाई 2a, ओके सही 1 बाई 2, ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। देखिए भाई क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16, वर्क डन in moving a charge around a closed path in an electric field is always 0। ये बात 100% सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बात है, ये जो ऊपर वाली बात सही है वो क्यों सही है, क्योंकि हमें पता है कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रेजेंस में व्हेन यू हैव ए क्लोज पाथ देन वर्क डन इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पर असर्शन सही है, रीजन जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमको ए ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो बेटा यहाँ पर हम लोग टिक लगाएंगे 16 के ए ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए होगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन ए यंग कपलसेट एक्सपेरिमेंट ऑल द फ्रिंजेस आर इक्वल विथ। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही लिखा हुआ है। द फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ लैम्डा यूज्ड, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स कैपिटल डी एंड द स्लिट सेपरेशन स्मॉल डी। ये भी सही लिखा हुआ है। तो असर्शन में जो फ्रिंज विड्थ होती है YDSC में सब इक्वल होती हैं। और क्यों इक्वल होती है, क्योंकि बीटा की वैल्यू है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। स्मॉल डी किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारे सेटअप पर डिपेंड करता है जब आपने इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग करी हुई है। और कैपिटल डी भी आपका सेटअप पर डिपेंड करता है। और लैम्डा जो यूज वेवलेंथ ऑफ यूजिंग लाइट है वो आपने कौन सा लैम्डा लिया हुआ है। तो ऑल थिंग्स डिपेंड्स अपॉन द योर सेटअप एंड दैट इज व्हाई असर्शन सही है और रीजन भी सही है। और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है, इसलिए 17 में भी ए पर टिक लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं भाई बेटा, क्या है 18। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सिबिट मैग्नेटिज्म। सही है, जब आप इनको एक्सटर्नल फील्ड में ले जाते हो तो ये उस फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही स्लाइटली रिस्पॉन्स करते हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट हैव ए परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये जो इन्होंने लिख रखा है कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट जब आप फील्ड में ले जाओगे और रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो रीजन आपका गलत है। तो क्या ऑप्शन टिक लगाएंगे, असर्शन सही है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दैट इज व्हाई 18 का कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा।
नाउ वी हैव डन ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन ए, और जल्दी से इनको समराइज करते हैं, देखते हैं कि हम लोगों ने डिस्कशन में 1 to 18 क्या क्या ऑप्शन निकाले हैं। ठीक, नाउ यू हैव ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ए अलोंग विद ऑप्शंस। चेक करिए कितने आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, कमेंट्स करके बताइए। अगर किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो भी बताइए। अब सेक्शन बी और इसके बाद के जो सेक्शन के क्वेश्चंस हैं वो थोड़ी देर में अभी हम डिस्कस करते हैं और आपके सामने उनको लेकर के आते हैं।